वेलकम स्टूडेंट। आनुवांशिकता के सिद्धांत क्लास 10th का ये टॉपिक चल रहा था। क्लास 10th हिंदी मीडियम का पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था कि आनुवांशिकता से रिलेटेड जो शब्दावली थी उसके बारे में बात की गई थी और वहां पे मैंने सारे शब्दावली को अच्छी तरीके से समझाया था। आज हम बात करेंगे आनुवांशिकता के सिद्धांत जो मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मेंडल ने वास्तव में कोई नियम नहीं बनाए थे। मेंडल ने एक जनरलाइजेशन पब्लिश किया था, मतलब उसने एक जैसे स्टोरी टाइप में लिखते उस तरीके से उसने पूरे अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में लिख दिया था। लेकिन 1900 में कार्ल लॉरेंस, स्टेस्चरमार्क और ह्यूगो डे व्रीज इन तीन साइंटिस्टों ने जब मेंडल की रीडिस्कवरी की तो आज हम आनुवांशिकता के सिद्धांत के बारे में बता रहे थे आपको। मैंने आपको बताया कि मेंडल ने एक जनरलाइजेशन दिया था, उसने कोई नियम वगैरह नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मेंडल ने यहाँ पे तीन नियम दिए थे। कार्ल लॉरेंस, स्टेस्चरमार्क और ह्यूगो डे व्रीज ने मेंडल के उस जनरलाइजेशन को तीन नियमों में बदल दिया था, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और उसके बाद तीसरा जो नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीन नियम मेंडल ने दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा जो नियम था वह नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो अभी यहाँ पर हम दो नियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रभाविता का नियम। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो मेंडल थे उन्होंने दो प्योर प्लांट लिए थे, मतलब शुद्ध लक्षण वाले दो पौधे लिए थे। और जब उन्होंने प्योर प्लांट को कैसे ऑब्टेन किया था, किस तरीके से प्राप्त किया था, ये भी बात हम पहले कर चुके हैं। उन्होंने बार-बार, जैसे लंबा पौधा है तो लंबे पौधे का क्रॉस बार-बार लंबे पौधे से कराया, लंबे पौधे का क्रॉस बार-बार लंबे पौधे से कराया। जो जनरेशन आई फिर वो लंबे पौधे की आई, क्योंकि शुद्ध लंबा पौधा था। तो बार-बार कराने से शुद्धता जो होती है वो निखर के सामने आ जाती है। तो यहाँ पर प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने के लिए आपको तीन चार बातें जो है ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात क्या होगी? सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे युग्मक है, जो गैमीट है, वो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? जोड़े में पाए जाएंगे। कहने का मतलब, अगर शुद्ध लंबा पौधा हमको लिखना है तो शुद्ध लंबा पौधा जो होता है, हमने बताया था, पहले भी आपको बताया था, लॉ डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, अर्थात प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है। प्रभावी लक्षण क्या होता है? प्रभावी लक्षण वह लक्षण होता है जो अपने आप को प्रकट करता है। अप्रभावी लक्षण क्या होता है? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता, वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों कि जो प्रभावी लक्षण है वो हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रभावी लक्षण होता है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वह हमेशा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो प्रभावी लक्षण होगा वो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित होगा और जो अप्रभावी लक्षण होगा वो कहां से प्रदर्शित होगा? वो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित होगा। दूसरी बात कि जो भी कैरेक्टर हम लेंगे वो हमेशा पेयर में लेंगे। ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने कैपिटल टी ले लिया है, तो ये कैपिटल टी पौधे की लंबाई के लिए लक्षण था। ये इसके जो गैमीट्स होंगे, इसके जो युग्मक होंगे, वो हमेशा जोड़े में पाए जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम डबल टी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? डबल टी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर भी जब रेसेसिव कैरेक्टर लेंगे, अप्रभावी लक्षण लेंगे, तो उसको भी हम दो बार लिखेंगे। ये दो बार कैरेक्टर्स को क्यों लिखा जाता है? कि दो लेटर तो कैपिटल टी अगर केवल सिंगल लिखा जाता तो क्या होता? यहाँ दो बार क्यों लिखते? देखिए,
2 बार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक गैमीट मेल से आता है और दूसरा जो है वो कहां से आता है, फीमेल से आता है। एक गैमीट मेल से आता है और दूसरा फीमेल से आता है। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में ज्वाइन करते हैं तब किसी इंडिविजुअल का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से इसमें 50% गुणसूत्र जो होंगे वो पिता से आए होंगे और 50% गुणसूत्र कहां से आए होंगे, माता से आए होंगे। और कोई भी इंडिविजुअल जो सामान्य अवस्था में वो दुगुणित अवस्था में होता है, डिप्लॉइड होता है, जब इसके गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं, जब इसके युग्मक बनते हैं तब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो लेकिन पाए हमेशा ये जोड़े में जाएंगे किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। तो यहाँ पर इसीलिए हम अच्छा इनको हम एलिल्स, हमने आपको एलिल्स की डेफिनेशन में भी बताया था। एलिल्स क्या होते हैं, एलिल्स मैंने बताया था 2 तुलनात्मक विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टर्स को जब एक साथ रखते हैं तो वो एलिल्स का निर्माण करते हैं, एलिल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन रहेंगे ये हमेशा कैरेक्टर्स जो होते हैं तथा जो लक्षण होते हैं वो लक्षण हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो प्रभावी लक्षण को हम कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और अप्रभावी लक्षण को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। प्रभाविता का नियम क्या बताता है, प्रभाविता का नियम हमको ये बताता है कि जब 2 शुद्ध लंबा पौधा या शुद्ध बौना पौधा आपस में क्रॉस कराया जाता है, शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, तो प्रथम पीढ़ी में जो जनरेशन हमें प्राप्त होती है उसमें जो लक्षण निकल करके आता है, जो लक्षण निकल करके बाहर आता है वही प्रभावी होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रभावी कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर को पहचानने का एक तरीका क्या है कि पेरेंट्स का आप क्रॉस करा दीजिए और क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधा आपको प्राप्त होगा वही प्रभावी होगा। तो यहाँ पर ये लंबा पौधा, जैसा कि मेंडल ने पहले ही बता दिया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे का क्रॉस अगर हम बौने पौधे के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है वही प्रभावी लक्षण होता है और इसी को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने इस तरीके से एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया। ये टॉल प्लांट हो गया और ये क्या हुआ, ड्वार्फ प्लांट हो गया। टॉल प्लांट अब क्या होगा, देखिए जब ये प्लांट अपने गैमीट्स बनाएगा तो दोनों गैमीट्स अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसी तरीके से ये भी अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए क्रॉस कैसे कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए देखिए सबसे पहले आप इस टी को पकड़िए, इस वाले टी को पकड़ना है, इसका क्रॉस इसके साथ पहले कराना है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको पकड़िए, इसका क्रॉस एक बार इसके साथ हो चुका है, अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो ये क्या बना देगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरीके से ये तो कंप्लीट हो गया, एक बार इसका क्रॉस इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया। अब ये वाला गैमीट बचा है, ये वाला युग्मक बचा है, तो इसका क्रॉस जब इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो जनरेशन हमारी आई है इसको प्रथम पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट फाइलियर जनरेशन, F1 जनरेशन कहा जाता है इसको। और इस F1 पीढ़ी में जो भी कैरेक्टर निकल करके आता है वही डोमिनेंट होता है। यहाँ पर देखिए F1 पीढ़ी में हमको कौन कौन सा प्लांट प्राप्त हो, कैपिटल टी, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। तो यहाँ पर एक तो प्रभावी लक्षण है और दूसरा जो स्मॉल टी वाला ये कैसा है, अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर प्रदर्शित कौन सा होगा, वही कैरेक्टर प्रदर्शित होगा जो प्रभावी होगा। लंबे पौधे में कौन, लंबे पौधे और बौने पौधे में कौन प्रभावी था, लंबा पौधा प्रभावी था। इसलिए यहाँ पर क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ में आ गए हैं तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये अपना प्रभाव दिखाएगा और प्रभाव दिखाने की वजह से ये पौधे, ये सारे पौधे कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी में जो भी पौधा हमें प्राप्त हुआ वो कैसे प्राप्त हुए, सारे लंबे पौधे प्राप्त हुए। यहाँ 100% टॉल प्लांट हमको प्राप्त हुए हैं, 100% टॉल प्लांट। ठीक है, 100% टॉल प्लांट प्राप्त हुए हैं हमको। अच्छा एक चीज ये बताइए,
कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो यार स्मॉल टी क्या बौने पौधा ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ हैं, तो ये पौधा कैसा पौधा हो गया, ये संकर पौधा हो गया। कैसा पौधा हो गया, संकर पौधा हो गया। संकर में हमेशा याद रखिएगा एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक प्रभावी कैरेक्टर होगा, एक प्रभावी लक्षण होगा और दूसरा अप्रभावी लक्षण, दोनों एक साथ रहेंगे। और जब दोनों एक साथ रहेंगे तो प्रदर्शन किसका होगा, प्रदर्शन होगा प्रभावी लक्षण वाले का। यहाँ पर लंबापन प्रभावी था बौनेपन के ऊपर, इसलिए ये जो सारे पौधे बने हैं ये सारे पौधे लंबे पौधे होंगे। ठीक है, तो इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। जब शुद्ध लक्षण वाले जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण निकल करके आता है वही लक्षण क्या कहलाता है, प्रभावी लक्षण कहलाता है, और इसी को ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। तो ये तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, यहाँ पर जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया, यानी कि यहाँ पर क्रॉस कैसा है, एक संकर संकरण है। कैसा क्रॉस है, क्योंकि एक ही लक्षण लिया, विपरीत लक्षण है। एक लक्षण किसके लिए, तने की लंबाई का लक्षण लिया, एक लंबा पौधा था दूसरा दोहरा पौधा था। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस हमने दिखाया है ये कैसा है, ये जो है एक संकर संकरण है। यहाँ पर एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया है। तो एक लक्षण को ध्यान में रखकर जब हम क्रॉस कराते हैं शुद्ध जनकों के बीच में शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, तो F1 पीढ़ी में अर्थात प्रथम जनरेशन में जो भी पौधा हमको मिलता है वही प्रभावी होता है। जब मेंडल ने देखिए क्या किया होगा, मेंडल ने जब इसके इनके बीच में क्रॉस कराया होगा तो जो सीड मिले होंगे, सीड मिलने के बाद उसको ग्रो कराया होगा, ग्रो करा के देखा होगा तो लंबा पौधा मिल गया। तो उसने ये बताया कि प्रथम पीढ़ी में जो भी लक्षण हमको प्राप्त होता है वही प्रभावी लक्षण होता है। ऐसी कोई हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है, देखिए यहाँ पर नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन को शुद्ध हिंदी में हम कह सकते हैं अलग अलग होना। सेग्रीगेट हो जाने का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। यहाँ पर भी देखिए पृथक्करण का मतलब होता है पृथक हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो अब क्या चीज यहाँ अलग अलग हो रही है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ऐसा है कि जो मेंडल के नियम होते हैं वो जो है आसानी से समझ में नहीं आते, क्योंकि एक्चुअली में इसलिए नहीं समझ में आते क्योंकि इनके जो टर्म लिए गए ये थोड़े ज्यादा कठिन ले लिए गए। पृथक्करण का नियम लिया है, देखिए आप पृथक्करण का नियम क्या होता है। पृथक्करण का नियम यहाँ पर जब हमने शुद्ध लंबा पौधा लिया था कैपिटल टी वाला, और यहाँ पर शुद्ध बौना पौधा लिया था स्मॉल टी वाला, जब हमने इनके बीच में क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से हमको ये प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन में पौधा हमको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये नियम हमको, पृथक्करण का नियम क्या बताता है, ये नियम हमको ये बताता है कि जो F1 प्रथम पीढ़ी में जो पौधा हमको प्राप्त हुआ है, जब उसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस का मतलब समझ रहे हैं ना, सेल्फ क्रॉस का मतलब होता है उसी पौधे का उसी पौधे के साथ क्रॉस करा देना, सेल्फ क्रॉस कहलाता है। तो जब इसका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो ये जो गैमीट्स हमको मिले थे यहाँ पर, जब इनका गैमीट्स फॉर्मेशन होता है तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। यही यहाँ पर अलग अलग होने का अर्थ है, पृथक्करण का नियम का यही अर्थ है कि F1 पीढ़ी में जो भी पौधा हमको मिला है उसमें पाए जाने वाले जो गैमीट्स हैं वो गैमीट्स क्या हो गए, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। देखिए इसको कैसे समझेंगे, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी लंबा पौधा और ये बौना पौधा, इसके गैमीट्स बना लेंगे हम। देखिए ऐसे क्रॉस कराया था, सीख लीजिए आप लोग, कैपिटल टी इसके दो गैमीट्स बना लिए, ये भी दो गैमीट्स बन गए स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस होगा, इसको गोले में ऐसे बना दीजिए इस तरीके से।
ठीक है। अब इनके बीच में क्रॉस कराते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है, पहले हम स्टार्टिंग वाले को पकड़ेंगे, इसका क्रॉस इससे नहीं कराना है, ये तो सेम ही हो गया ना, ये तो सेम प्लांट हो गया, इसका क्रॉस इससे कराना है, इस वाले से, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्रॉस हो गया, अब ये बचा है तो इसका इसके साथ क्रॉस में कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वही वाला प्रतिकरण का लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला था भाई, ऐसे तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस भी निकाल रहे थे हम लोग। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट जनरेशन मिली है, जब इस फर्स्ट जनरेशन का क्रॉस ये एक प्लांट एक प्लांट एक प्लांट एक प्लांट ये, जब इनका क्रॉस आपस में कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है देखिए, अभी तक तो हमको ये प्लांट मिल गए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर से देखिएगा, हमको इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, देखिए आप इस तरीके से कराएंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस कराना है कैपिटल टी स्मॉल टी से, उसी तरीके से वही मेथड है, मेथड हमेशा सेम रहेगा। क्या करेंगे, दो गैमीट्स बना लेंगे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके भी क्या बना लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, बस यही है यहाँ पर देखिए। अब क्या इनका सेल्फ क्रॉस कराना है, तो इसका क्रॉस पहले इस वाले के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी मिलेगा, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, कैपिटल टी पहले लिखा जाता है याद रखिएगा, फिर स्मॉल टी यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये मिल गया। अब इसका इसके साथ क्रॉस बनाएंगे तो क्या मिला हमें, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस तरीके से हमको चार प्लांट मिले। अब यहाँ पर देखिए ये तीन प्लांट जो है, देखिए एक दो और ये तीन प्लांट, देखिए ये कैसा पौधा होगा, ये लंबा पौधा होगा, ये टॉल होगा, ऐसा होगा टॉल होगा, ये कैसा होगा, ये हाइब्रिड प्लांट है, लेकिन जब इसके साथ रिसेसिव जीन जीन आ गया तो ये अपनी प्रभावशीलता का नियम दिखाएगा, इसलिए ये पौधा कैसा हो जाएगा, लंबा पौधा हो जाएगा, टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट हो जाएगा, ये भी टॉल प्लांट हो जाएगा, लेकिन ये जो प्लांट है ये बौना पौधा होगा, ये कैसा होगा भाई, बौना पौधा, ये कैसा पौधा होगा, बौना पौधा। क्यों बौना पौधा होगा, क्योंकि इसमें स्मॉल टी। तो यहाँ पर ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया कि जब F1 पीढ़ी में जो पौधा हमको मिलता है, जब उनका सेल्फ क्रॉस करते हैं तो उनके जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक साथ जोड़े में थे, ये अलग अलग हो गए, इस तरीके से ये अलग अलग हो गए, और अलग अलग हो जाने के साथ फिर इनका जब सेल्फ क्रॉस कराया जाता है तो हमको ये जो पीढ़ी मिली है ये F2 जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी, कैसी पीढ़ी है, F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, पृथक्करण का नियम यही बताता है, देखिए पृथक्करण का नियम क्या बताता है कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी में हमें जो लक्षण प्राप्त होता है, जो कैरेक्टर प्राप्त होता है, उस कैरेक्टर्स का जो जनरेशन प्राप्त होती है उनका जब हम सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, सेल्फ क्रॉस करा देने के बाद जो हमारा लंबा पौधा था और बौना पौधा ये अलग अलग रेशियो में, यहाँ लंबे पौधे कितने हैं, 3 है, और यहाँ बौना पौधा कितना है, 1 है। तो इन्होंने बताया कि जो F1 पीढ़ी में हमको जो रेशियो प्राप्त होता है वो 3:1 का प्राप्त होता है, जिसमें 3 लंबे पौधे होते हैं और 1 बौना पौधा होता है, ठीक है। अब इनका नियम हमको देखिए, पृथक्करण का नियम कैसे लगाएंगे यहाँ पर। ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन में हमको ये वाले प्लांट मिले थे, F2 जनरेशन में हमको ये वाले प्लांट मिले, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि F1 जनरेशन में जब हमको लंबा पौधा मिला था, कैसा, संकर लंबा पौधा, तो उस संकर लंबे पौधे में जो स्मॉल टी वाला लक्षण था अर्थात बौनेपन का जो लक्षण था वो लंबेपन के साथ मिक्स नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ, यही यहाँ पर है, यही पृथक्करण का नियम। मिक्स नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, जब उनके गैमीट्स बनेंगे, जब उनके युग्मक बनेंगे तो वो युग्मक बनेंगे तो वो कैरेक्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दूसरी पीढ़ी में जाके अपने आप को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखिए बौना पौधा आ गया फिर से, इसका मतलब अगर यहाँ मिक्स हो गया होता तो क्या ये दोबारा निकल करके बौना पौधा मिलता, हमको नहीं मिलता।
इन्होंने बताया, दूसरे वाले नियम में, पृथक्करण के नियम में इन्होंने बताया कि ये जो जब इनके गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स बनने पर दोनों लक्षण एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसी को ही हम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ये F2PD में हमको क्या रेशियो मिलता है? 3:1 का रेशियो मिलता है। 3 लंबे पौधे होते हैं और एक बौना पौधा। देखिए यहाँ पर 3 लंबे पौधे तो हैं, लेकिन एक शुद्ध लंबा पौधा है और 2 जो है संकर लंबे पौधे हैं। कैसे हैं? संकर लंबे पौधे। तो ये इसका फिनोटाइप रेशियो होता है। फिनोटाइप का मतलब 3 लंबे पौधे दिखाई पड़ेंगे और एक कैसा बौना पौधा दिखाई पड़ेगा। तो ये पृथक्करण का नियम हमको बताता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। थैंक यू स्टूडेंट। Friends, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. बच्चों चैप्टर चल रहा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका टॉपिक चल रहा है एथिल अल्कोहल। यहाँ पर आप जो पढ़ चुके हैं वो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ क्या होती है। कल आपने जैसे पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था आपका, उसमें आपने किण्वन विधि पढ़ी हुई थी। किण्वन विधि में आप स्टार्च से भी बनाते हैं और आप इसके अलावा सुक्रोज से भी बनाते हैं एथिल अल्कोहल, और भी अदर मेथड्स होते हैं उनसे भी आप एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो एथिल अल्कोहल का निर्माण अभी तक आपने पढ़ा है। आज की जो क्लास है, इस क्लास में आप पढ़ोगे केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली रिएक्शन आपकी है दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब जलाना। किसी भी चीज को जलाते हैं, जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, कार्बनिक यौगिकों की बात कर रहे हैं कि जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक को जलाते हैं तो क्या होता है। सिंपल सा पॉइंट है ऐसा कि हाइड्रोकार्बन अगर कोई है आपके पास में या उसका डेरिवेटिव है कोई आपके पास में, आपके पास कार्बनिक यौगिक है, तो पॉइंट में आपको ये समझना है कि जितने कार्बन होते हैं जलाने पर, जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 बनाने हैं, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे बनाते हैं जल। देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं रिएक्शन। जैसे है आपके पास में एथिल अल्कोहल, इसका दहन कराना है बेटा। दहन कराना तो जब हम जलाते हैं किसी चीज को, दहन कराते हैं तो किससे होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो चलता है ना कुछ, इसलिए आप किससे रिएक्ट कराओगे? O2 से रिएक्ट करा दोगे। और इसके बाद में आपका काम क्या है? पॉइंट हमने आपसे कहा जितने कार्बन उतने CO2। कितने हैं? 2 हैं। आप लिख दो 2 CO2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 and 1 6। तो क्या करोगे? आधे बोलेंगे ना, जितने हाइड्रोजन उसका आधा जल, यानी कि 3। और दहन की जो ऊष्मा होती है उसमें प्रकाश भी निकलता है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर आप ऊष्मा लिख सकते हो, हीट लिख सकते हैं, और साथ में प्रकाश भी। ओके, अब इसके बाद में आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो आप चेक कर लीजिए पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंस ही है। इसके बाद आपको ऑक्सीजन चेक करना है, तो ऑक्सीजन कितना रहेगा? उतना बड़ा ऑक्सीजन यहाँ पर 4 and 3 7, और यहाँ पर है 1 and 2 3। तो आपने क्या करना है? 3 से करके यहाँ पर मल्टीप्लाई, यह हो जाएगा आपका 6 and 1 7। ओके, तो ये तो रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट, इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की विक्रिया कराते हैं सोडियम धातु से। तो रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम से विक्रिया आपको देखनी। ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी भी जाती है कि सोडियम से विक्रिया कराते तो क्या बनता है। ऑक्साइड बनते हैं, देखेंगे अल्कोहल है आपके पास में, कोई भी अल्कोहल होगा ना, जब आप किसी भी अल्कोहल को हाइड्रोजन से सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, ये जो H है ना वो रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाता है। रिप्लेस होने का मतलब H हटेगा, N जुड़ेगा। ओके, और वो जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलता है, तो गैस तो H2 होती है। अब यहाँ पर आप देखो H2 और H है कितने? एक ही जो रिप्लेस होने वाला है, OH के साथ वाला H रिप्लेस होता है तो एक ही H है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके अब 2 हाइड्रोजन आपके रिप्लेस हो गए। अब एक बात आपको और समझनी है, वो बात समझनी है ये कि एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हमें तो 2 की जरूरत पड़ गई है, तो हम क्या करेंगे? Na भी ले लेंगे, कितने? 2। तो 2 Na 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस करने का मतलब मैंने आपको बताया वो क्या? H हटाएंगे, Na जोड़ देंगे, कंपाउंड क्या बनेगा? C2H5ONa। और कितने थे ये? 2 थे ना, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा। ये कंपाउंड आपका एथिल अल्कोहल है। और ये है आपका सोडियम
ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण प्रक्रिया। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में आप देखोगे, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं एक जनरल ऑक्सीडाइजर लेकर के, अल्कलाइन KMnO4 ले रहे हैं, एसिडिक K2Cr2O7 ले रहे हैं, इनके प्रेजेंस में अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण पर पहले बनता है एल्डिहाइड, फिर उसके बाद में बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से सुन लें, किसी भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे आप तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसके बाद में आपका एसिड बनता है। एग्जैक्टली वही वाला पॉइंट है। अब देखेंगे आप रिएक्शन क्या है, आपके पास में है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करा दीजिएगा। तो जब आप ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या होगा बेटा, ऐसे H निकल जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा CH3CHO, वाटर बनेगा साथ में, तो आपको दिखाना कोई जरूरी नहीं। फर्दर ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं तब क्या होगा, इस केस में ऑक्सीजन जुड़ेगी और आपका एक और कंपाउंड बनेगा, वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड, इसे हम कहते हैं एथिल अल्कोहल, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये है एसिटिक एसिड। ओके, तो इस तरीके से आपने अभी 3 रिएक्शंस पढ़ ली हुई हैं, कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस आपकी और हैं 5 रिएक्शन, तो बची हुई 5 रिएक्शंस और जो यूजेस हैं एथिल अल्कोहल के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा चैप्टर 3 चल रहा है सिविक्स में, जिसका नाम है लोकतंत्र विविधता, जिसका फर्स्ट वीडियो मैं आपको मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जॉन स्मिथ और जो है वो जॉन कॉर्नवेलिस जो थे और जो पीटर स्मिथ थे, जो कि दोनों एक जो है एफ्रो अमेरिकन थे, किस तरीके से उन्होंने अपने ओलंपिक गेम की मेडल सेरेमनी में अपनी रक्तभेद नीति का प्रदर्शन करने के लिए जो है वो किस तरह से उन्होंने अपने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था, हाथ को ऊपर किया, किस तरह से बिना जूते पहने उन्होंने सिर्फ काले मोजे पहनकर जो है वो अपनी ब्लैक पावर को जो है सबके सामने प्रदर्शित किया, और किस प्रकार से उनका जो साथ दिया वो कौन था, वो एक ऑस्ट्रेलियन धावक था, पीटर नॉर्मन। तो इस स्टोरी से हमने ये देखा कि किस तरह से 2 सामाजिक समूह के लोग, मतलब अलग अलग 2 सामाजिक समूह के किस तरीके से जो लोग होते हैं वो किसी एक विचारधारा पर एक हो जाते हैं, मतलब उस विचारधारा में उनकी हमें समानता देखने को मिलती है। तो किस प्रकार से अब इस जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे सोसाइटी में या हमारे जो है वो विश्व में भी हम कह सकते हैं, किस तरह से सामाजिक विविधता, किन किन आधारों पर हमें सामाजिक विविधता देखने को मिलती है, फिर किन आधारों पर सामाजिक अंतर आते हैं, और किस प्रकार से जो सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन में बदल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम समझेंगे सामाजिक विविधता। अब देखो, सामाजिक विविधता जो होती है वो 2 आधारों पर डिपेंड करती है। इसके 2 जो है वो आधार होते हैं। जैसे पहला आधार है इसका जन्म से, जो हमको जो ये सामाजिक विविधता देखने को मिलती है वो जन्म से देखने को मिलती है कभी कभी। अब जन्म से के भी पॉइंट में आप देखिए, जैसे पहला है कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि किस तरीके से जिस भी कम्युनिटी में हमारा बर्थ होता है उस कम्युनिटी के हम सदस्य हो जाते हैं, जिसमें कि हमारी पसंद या नापसंद मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि उस कम्युनिटी में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम उस कम्युनिटी के सदस्य हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म से। दूसरा होता है कि कद काठी। एक तो पहला हो गया जन्म से, ठीक है, और दूसरा हो गया कद काठी, ठीक है। जैसे अब किसी भी हमने उसमें जन्म लिया तो हमारी कद क्या है, हमारी काठी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि समाज में विविधता को लाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी क्षमताएं और
अक्षमताएं जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स क्षमताएं और अक्षमताएं, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, अब कुछ पेरेंट्स मानसिक रूप से सक्षम होते हैं, कुछ पेरेंट्स में जो है कुछ किसी भी तरह की बौद्धिक या शारीरिक अक्षमता भी पाई जाती है। तो वो जो भी क्षमता या अक्षमता है वो हमें बाय बर्थ मतलब जन्म से ना चाहते हुए वो बच्चों में भी किसी ना किसी रूप में हमें दिखाई देती है। फिर ये क्षमता या अक्षमता हो, कद हो, काठी हो, हमने अक्सर देखा है कि जो पेरेंट्स की कद काठी होती है बच्चे उससे काफी कुछ मैच करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा जन्म से आधारित सामाजिक विविधता। ठीक है, इसके साथ ही तीसरा है ये समसाक्ष्य नहीं है, समसाक्षरता नहीं है इसमें। ठीक है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं और ये हमें जन्म के साथ ही हमको जन्म पर आधारित होती है और जन्म के साथ ही हम इसको अपने जो है वो अपने जीवन में उतारते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है पसंद पर आधारित। पसंद पर आधारित से मतलब है कि जिसमें हम अपनी पसंद से अपनी समाज का चुनाव करते हैं। ये किस चीजों पर डिपेंड करती है? जैसे विभिन्न धर्म, हम अगर किसी व्यक्ति का जन्म हिंदू धर्म में होता है तो अगर वो चाहे तो वो अपने धर्म को बदल सकता है। तो ये विभिन्न धर्मों पे भी आधारित होती है और विभिन्न धर्मों के इसलिए हम बदल सकते हैं क्योंकि वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है। मतलब कि एक हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला इंसान अगर वो चाहे तो अपने धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म को भी अपना सकता है। दूसरी चीज होती है कि विभिन्न विषय, अब अगर जैसा कि अगर हम शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि लोग कहते हैं कि आप अगर हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो संस्कृत पढ़ना चाहिए उनको, या हिंदू धर्म है तो संस्कृत पढ़ना चाहिए, अगर हम मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं तो हमें उर्दू पढ़नी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। जो ये हम पसंद पर आधारित हम जिस चीज को बता रहे हैं, जिसकी ज्यादा समाज में विविधता पाई जाती है, वो ये है कि हम किसी भी विषय को पढ़ सकते हैं, इसमें हमारे साथ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होती। एक चीज और होती है विभिन्न काम, हम किसी भी काम को मतलब मैनी टाइप्स ऑफ वर्क, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्क करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। वो अपनी पसंद पर आधारित किसी भी काम को, पहले के समय में होता था कि एक नाई का बेटा नाई होता था या धोबी का बेटा धोबी होता था, बट ऐसा अब नहीं होता। अब सामाजिक विविधता अगर हमें देखने को मिलती है जो पसंद पर आधारित होती है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को चुन सकता है, किसी भी पेशे को, किसी भी व्यवसाय को वो अपना सकता है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट हुआ वो पसंद पर आधारित हो गया। अब हम ये देखेंगे और यहाँ पे समसाक्षरता भी देखने को मिलती है, हम पेशे का चुनाव और उसका चुनाव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें बहुत चीजें देखने को मिलती है, विभिन्न विचार, यहाँ पर लोगों में विचारों में भी अंतर हो जाता है। विभिन्न विचार, जैसे कि अब हम कहते हैं कि कोई हिंदू धर्म में है तो वो आस्तिक ही होगा या उसको भगवान पे विश्वास ही होगा, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो सामाजिक विविधता है वो ये भी हमको बताती है कि जो पसंद पर आधारित हमारी चीजें होती है वो धर्म को, विषयों को, हमारे काम को, हमारे पेशे को और उसके साथ साथ हमारे विचारों को भी बदल देती है। ये जरूरी नहीं है कि एक हिंदू धर्म को मानने वाला भगवान पर विश्वास करे, वो आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी, ये उसकी पसंद पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा सामाजिक विविधता। अब इसी के साथ ही साथ इसी में हमने देखा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल फिर से वो बताएंगे कि किस प्रकार से जो था वो विभिन्न सामाजिक समूह के लोग, जिसमें हमने पीटर नॉर्मन का आपको एग्जांपल दिया था। पीटर नॉर्मन जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एथलीट था, किस प्रकार से वो एक ऑस्ट्रेलियन होने के बावजूद, वो कि एक ऑस्ट्रेलियन था और उसके बावजूद भी उसने एफ्रो अमेरिकन को सपोर्ट किया। किस काम में? उनकी रंगभेद नीति के खिलाफ। ठीक है, तो ये दो सामाजिक समूह के लोगों का विचार किसी एक बात पर समान होना, ठीक है, वो उनकी चॉइस पर आधारित है। वो उनको जन्म से वो ऑस्ट्रेलियन है, जन्म से वो अमेरिकन है या एफ्रो अमेरिकन है, बट पसंद से उनके विचार अलग है और वो किसी भी विचार पर एक हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक अंतर। सामाजिक अंतर जो होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है भाषा का अंतर, धर्म का अंतर, जाति का अंतर,
क्षेत्र, लिंग, वर्ण। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे वर्ण के आधार पर अगर हम आपको अगर बताते हैं तो जैसा कि हमने अमेरिका में देखा, वहां पर श्वेत और अश्वेत ये वर्ण पे आधारित सामाजिक अंतर था, अश्वेत और श्वेत। ठीक है, अगर हम भाषा के आधार पर अंतर देखें तो हम बेल्जियम का उदाहरण लेके चलते हैं। बेल्जियम में क्या था? डच, जो कि डच बोलते थे, और फ्रेंच को बोलते हैं, तो दो भाषाओं पर आधारित था। अब ऐसे ही अगर हम क्षेत्र और धर्म को लेके चले तो हमारे सामाजिक और क्षेत्रीय धर्म का जो हमने अंतर देखा वो हमने श्रीलंका में देखा। तो यहाँ पर हम श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देख के चल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी सामाजिक अंतर आता है वो हमारा सामाजिक अंतर वो इन आधारों पर आ सकता है कि भाषा के आधार पर कोई भी देश दो भागों में बढ़ सकता है, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र को देखते हुए, जैसे कि हमारा भारत है वो कई क्षेत्रों में विभाजित है, एमपी, यूपी और बिहार, इस तरह से हमारे अलग अलग स्टेट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय विभाजन भी है, क्षेत्रीय अंतर भी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों का अंतर है। अब ऐसे ही हम भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा भी होती है, तो ये हमारी भाषा के अंदर में भी आ रहा है। ठीक है ना? तो अब लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर ये चीज है कि मान लीजिए ठीक है, यूपी है, यूपी में मान लीजिए खड़ी बोली बोली जाती है, तो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश एक अलग क्षेत्र है, तो क्षेत्र के हिसाब से इसमें सामाजिक अंतर है। दूसरा भाषा के आधार पर है। बट क्या यूपी में सारे हिंदू ही रहते हैं? बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। तो ये क्या चीज होती है? ये हमारी समाज की विविधता होगी कि हर व्यक्ति हर एक तरह का हर जगह रहता है। तो ये हमारा हो गया सामाजिक अंतर। अब इसके बाद हम जो आएंगे, जो हमारा एक और टॉपिक है, वो है सामाजिक विभाजन। अब कोई भी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में कब बदलता है? सामाजिक विभाजन वेरी इंपॉर्टेंट। जब कई सामाजिक अंतर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें चीजें आसानी से समझ में आती है। जैसे हमने श्वेत अश्वेत का उदाहरण लिया था कि किस प्रकार से जो श्वेत और अश्वेत है उनका हमने अंतर लिया था, तो हम उसमें बताएंगे आपको। मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रख कर दूं। जैसे हमने आपको बताया कि श्वेत थे और अश्वेत थे, ठीक है? तो अब देखिए, ये एक हो गया हमारा सामाजिक अंतर कि जो हमारा अमेरिका था वो दो पार्ट्स में अंतर था, उसमें सोशल डिफरेंस मतलब सामाजिक अंतर, वो हमारा किस पे आधारित था? वर्ण पर आधारित था। कुछ श्वेत थे और कुछ अश्वेत थे, ठीक है? अब इसके बाद ये जो सामाजिक हमारा अंतर है, ये सामाजिक विभाजन कब बन जाता है, ये हम आपको बताएंगे। अब विभाजन कब बनता है? जब इसके बाद भी इसमें और अंतर होते चले जाते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे जो श्वेत थे वो क्या थे? अमीर थे, और जो अश्वेत थे वो गरीब थे। क्लियर? सेकंड थिंग इज कि जो श्वेत थे उनके पास भूमि बहुत थी, लेकिन जो अश्वेत थे वो भूमिहीन थे। ठीक है? और थर्ड थिंग क्या थी? जो श्वेत थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और जो अश्वेत थे वो संख्या में कम थे। क्लियर हुआ? तो अब ये क्या था? एक अंतर, उसके साथ में एक अंतर ये, फिर उसके साथ ये दूसरा अंतर ऐड हुआ, फिर ये तीसरा अंतर ऐड हुआ, फिर ये चौथा अंतर ऐड हुआ। तो जब ये सामाजिक अंतर एक के ऊपर एक ज्यादा से ज्यादा अंतर होते चले जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, जो कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत घातक होता है। ये इसको हम लोग, ये जो हमने तीन चीजें पढ़ी, इसको हम लोग ओवरलैपिंग सामाजिक अंतर भी कहते हैं।
ओवरलैपिंग सामाजिक अंतर भी कहलाता है। ये जब आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो वहां पर वो इंग्लिश में ही ये वर्ड लिखा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक अंतर के साथ दूसरे अंतर का जुड़ जाना, जो कि सामाजिक विभाजन बन जाता है। सामाजिक अंतर जब ये सारे मिल जाते हैं तो हमारा एक ओवरलैपिंग सामाजिक सोशल डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं, सामाजिक अंतर हो जाता है। अब दूसरा चीज होती है इसी में क्रॉस कटिंग सामाजिक अंतर। क्रॉस कटिंग सामाजिक अंतर होता है जब सिर्फ कोई भी सामाजिक अंतर होता है, वो क्रॉस कटिंग कहलाता है। जब जैसे कि श्वेत और अश्वेत पे बटा होना, या जैसे क्रॉस कटिंग में हमारा एक एग्जांपल आता है कि जो हमारा उत्तरी आयरलैंड था, यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ उत्तरी आयरलैंड, वहां पर क्या था, दो भागों में वहां पे बटा हुआ था। सामाजिक अंतर जो था वो पहला कुछ लोग थे जो कैथोलिक धर्म को मानते थे और कुछ थे जो प्रोटेस्टेंट को मानते थे। ये धर्म थे, वो धर्म पर आधारित था। और इस तरीके से, और ये नहीं था उत्तरी आयरलैंड में सारे ये दोनों ही ईसाई समूह हैं, दोनों ही ईसाई समूह हैं, बट उसके बावजूद भी उसमें अंतर है। दोनों ही ईसाई समूह, उसके बावजूद भी इनमें सामाजिक अंतर देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया ओवरलैपिंग और ये हमारा हो गया क्रॉस कटिंग। एंड नाउ अब हमने आज पढ़ा सामाजिक विविधता जो कि जन्म और पसंद पर आधारित थी। उसके बाद जिसमें मैंने आपको पीटर नॉर्टन का एग्जांपल दिया। उसके बाद हमने सामाजिक अंतर पढ़ा जो कि भाषा पे, धर्म पे, वर्ड पे, इस पे आधारित था। उसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया। एंड द थर्ड इज कि सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन में कब बदलता है, वो तब बदलता है जब एक सामाजिक अंतर के ऊपर दूसरा और दूसरे में तीसरा, जिसको हम लोग ओवरलैपिंग सामाजिक अंतर भी या ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस भी कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Good morning, students. Today we will continue our chapter Socrates. It is written by the writer Rhoda Power. The lesson is divided in two parts, part first and second. In first part, the writer has described about the birth and childhood of Socrates, as he was brought under the poor circumstances. He was an ugly boy since birth, and he does not possess a lot of property. He was a son of a poor stone cutter. Even he did not pay attention, the boy did not pay attention toward the materialistic comfort, pleasures of worldly life. He devoted his mind towards thinking, towards the spirituality, towards the metaphysical, and towards the philosophy of life. When the boy grew up, he became a familiar figure among the people. Everybody wants to discuss, everybody wants to talk with Socrates. Even the people used to look after where Socrates was. ढूंढना लोगों ने शुरू किया कि सुकरात कहाँ है और उनसे बातचीत की जाए। When Socrates grew a little bit older, he became a mature personality. He used to walk in marketplace and everywhere where common people used to gather, and they taught the people to think and to learn about himself, because this thinking creates the logic, the reasonability in human beings. And when we human beings use our logic and our reason, then we are able to find out what is right and what is wrong. Socrates का कहना था कि आप अपनी लॉजिकल पावर, अपनी रेशनैलिटी, अपने रीज़न को मैच्योर बनाइए, सीखिए कि कैसे अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप उचित और अनुचित का भेदभाव कर सकते हैं या जान सकते हैं कि क्या चीज़ें उचित हैं और क्या अनुचित हैं, व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ ऑनरेबल फॉर यू. Now students, today we will start later part of first part and then second part. The remaining part of first part is
When Socrates was an old man, जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हुए या बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide. Far and wide is a phrase which means everywhere या for the every corner, दूर दूर तक, है ना, देश के कोने कोने तक, दूर दूर तक वो फेमस हो गए, उनकी फेम, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ने लगी। एथेंस में जन्मा था ये व्यक्ति, और एथेंस यू नो द फेमस सिटी ऑफ ग्रीक, यूनान का एक प्रसिद्ध नगर है जहाँ पे सुकरात का जन्म हुआ। और धीरे धीरे अपने ओल्ड एज तक सोक्रेटिस पूरे एथेंस, पूरे यूनान में फेमस होने लगे। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम। बहुत सारे धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे सोक्रेटिस के लिए, सुकरात के लिए खोल दिए। दरवाजे खोलने का मतलब है कि दे वर एग्री विद Socrates and they welcomed Socrates in their homes. For people felt honored to have him as their guest, क्योंकि लोग उनको अपना मेहमान पा करके सम्मानित महसूस करते थे। If Socrates visited anybody's house, that person felt that it was a matter of pride for him. By degrees, a social group of people gathered around him. धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बाय डिग्रीज ग्रेजुअली, क्रमशः धीरे धीरे एक शिष्यों का एक विशेष समूह उनके शिष्यों का उनके आसपास एकत्रित होने लगा, इकट्ठा होने लगा। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और ये उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल था, शिष्यों का समूह था, दल था, वो जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ साथ जाता था। एमंग देम वॉज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो। इन्हीं शिष्यों के समूह में एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। Who treasured every word which his master uttered. वो हर उस शब्द को जो उसके गुरु यानी कि सोक्रेटिस कहते थे बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने हृदय में संजोकर रख लेता था। खजाने, ट्रेजर खजाना, खजाने की तरह सहेज कर रख लेता था। अटर्ड माने सेड, कहना, कहा जाता, जो उसके मास्टर, जो उसके गुरु कहते थे उसको वो अपने हार्ट में ट्रेजर कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। और ये प्लेटो नाम का जो डिस्पल का शिष्य था वो आगे चलकर उतना ही फेमस हुआ जितना कि उसके गुरु यानी खुद सोक्रात फेमस हुए थे। ओके स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. यद्यपि बहुत सारे लोग उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ज्ञान का आनंद उठाते थे, इसके सोक्रेटिस के, है ना, उसकी टीचिंग्स, उसके थॉट्स, सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते थे। बट आप जानते हैं हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो सोक्रेटिस के भी विपक्ष में कुछ लोग थे जो उसको पसंद नहीं करते थे, उसके विचारों से सहमत नहीं थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than God's. सुकरात का कहना था कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके कंडक्ट यानी उसके कैरेक्टर, उसके आचरण पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस माने इफेक्ट, प्रभाव डालता है बजाय ईश्वर। सुकरात का मानना था our own thinking influence our character, our conduct more than God. ईश्वर है, वो ईश्वर के विरोध में नहीं थे, वो एथिस्ट नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, पर उनका मानना था कि ईश्वर से भी ज़्यादा आपकी सोचने का तरीका आपके चरित्र और आपके आचरण पर प्रभाव डालता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। ये बात कुछ लोगों को बहुत ही विकेड माने एवल बुरी, बहुत बुरा विचार लगा। अरे ये तो गॉड के अगेंस्ट में बोलने लगे। He said there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens. उनका कहना था, सुकरात का कहना था कि making sacrifice to Athens and the other gods of Greek. सुकरात का कहना था कि जो ग्रीक यानी यूनान के ईश्वर हैं और जो एथेंस के लिए, ईश्वर के लिए और एथेंस के लिए जो बलिदान दिए जाते हैं, बलि चढ़ाई जाती है, उससे भी नोबलर, उससे भी उच्च, हायर, आदर्श नहीं, है ना, उससे भी ज़्यादा मोर आइडल वर्क हैं जिनको मनुष्य को करना चाहिए। ईश्वर और यूनान और एथेंस के लिए ईश्वर के नाम पर जो बलि दी जाती है उससे भी ज़्यादा हायर, उससे भी नोबलर डीड्स करने के लिए हैं।
and many people thought that he was leading the young astray. कुछ लोगों ने उसके इस विचार को जो सेकुलर बना दिया और ये कहने लगे कि ये तो ईश्वर के अगेंस्ट में बोल रहा है और लीडिंग माने लेज की ओर ले जा रहा है, लीड कर रहा है, कि रास्ता दिखा रहा है यंग जो युवा पीढ़ी है, एस्ट्रे माने पथभ्रष्ट करना, गुमराह करना, मिसलीड करना। तो उन्होंने सोक्रेटिस पर आरोप लगाया कि वो ईश्वर के विरुद्ध बोलता है और नई पीढ़ी को गुमराह कर रहा है, दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है। All that they had been taught to believe and filling their minds with doubt. उनका आरोप था कि सोक्रेटिस अपनी टीचिंग से जो यंग जनरेशन है उनके माइंड में डाउट्स, संदेह, शक भर रहा है और उनके माइंड को स्पॉइल कर रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, और वो व्यक्ति जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे, मतलब शासन चला रहे थे, सत्ता चला रहे थे, समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम। उन्होंने सम्मन माने कॉल्ड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा बुलाया जाना, सम्मन होना मतलब कोर्ट से आदेश द्वारा बुलवाना। तो उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी थी एथेंस की, उन्होंने सोक्रेटिस को सम्मन किया, यानी कोर्ट में बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, कि वो कोर्ट में आकर हाजिर हों, एंड टू स्टैंड इस ट्रायल, और उनके अगेंस्ट एक ट्रायल मीन्स मुकदमा, एक केस लगाया गया, इम्पोज किया गया। His friends begged him to escape or hide until the storm had blown over. उनके मित्र यानी सुकरात के जो मित्र थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू एस्केप और टू हाइड, कि सुकरात से प्रार्थना की कि वो हाइड, छुप जाए, और एस्केप माने बचकर निकल जाए, until the storm had blown over, जब तक कि तूफान गुजर नहीं जाता। उनका कहना था कि जब तक ये मैटर शांत नहीं होता कोर्ट वाला, तब तक सोक्रेटिस को कहीं छुप जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और ये भी कि जो उन्होंने पढ़ाया है वह केवल ही बिलीव टू बी जस्ट, ट्रू एंड ऑनरेबल। उन्होंने जो यंग जनरेशन को, जो लोगों को बताया है, पढ़ाया है, वो कुछ भी गलत नहीं है, वो न्याय संगत है, वो सम्माननीय है और उचित है। इसलिए वो क्यों डरे और क्यों छुप जाए। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो सीधे न्यायालय चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, उनके कपड़े और उनके शूज, जूते डस्टी माने फुल ऑफ डस्ट, धूल से भरे थे, ट्रेवल स्टैंड और यात्रा की थकान की वजह से गंदे भी थे, थके हुए थे, और वो शूज गंदे भी थे। बट एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट, शैबी माने नॉट नीट एंड क्लीन। हर कोई ये जानता था कि इस गंदे पोशाक के अंतर्गत ये जो उनका जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, दैट वाज लुकिंग डर्टी, उसके अंदर व्यक्तित्व में एक ऐसा विशाल हृदय छुपा है जो बड़ा ही नोबल है और जेंटल है और आइडियल है। He made a powerful and dignified speech. सुकरात ने कोर्ट में बड़ी ही शक्तिशाली और डिग्निफाइड माने गरिमामयी, है ना, ग्लोरियस, वैभवशाली, स्प्लेंडर भाषण दिया। He told the Athens, उन्होंने एथेंस मीन्स सिटीजन ऑफ एथेंस, एथेंस के नागरिकों को बताया that they would gain nothing by taking away last few years of his life as he was old. बूढ़ा था तो उस बुढ़ापे में अगर वो कुछ वर्ष कम जिएंगे तो इस बात का उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो उनके जीवन के कुछ वर्षों को छीन कर कुछ भी गेन नहीं करेंगे, पाएंगे नहीं, कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। बट दैट वॉज विलिंग टू डाई मेरी डेथ, लेकिन एज फार एज सोक्रेटिस वॉज कंसर्न, he wanted to die for many times for such noble reason, ऐसे आदर्शमयी, for what he believed to be right, जिसे वो ये विश्वास करते हैं कि ये उचित है, न्याय संगत है, ऐसी बात के लिए वो कई मौतें स्वीकार करने के लिए तैयार थे। The judges listened to him, न्यायाधीशों ने उनको सुना, questioned him, उनसे प्रश्न किए, condemned him to death, और उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई। The old man made no complaint, बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की।
he leaned on his stick, looking round and crowded courtroom. वह अपनी स्टिक, अपनी छड़ी पर झुक कर खड़े रहे, चारों तरफ देखते रहे। जो क्राउडेड कोर्टरूम यानी फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ जो न्यायालय था, उसको देखते रहे। Okay student, I think that is enough for today. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी, शीर्षक है गद्य खंड का एक पाठ है, लास्ट लेसन, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसका मैंने आधा कल पढ़ा दिया था, उसका शेष भाग आज मैं पढ़ाऊंगी। शीर्षक का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। शीर्षक बहुधा बच्चे गलत लिखते हैं, इसलिए मैं 2 बार दोहरा रही हूँ। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मैं पहले शेष भाग लेसन का समाप्त करती हूँ, इसके बाद आगे। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं, इन्हें मॉड्यूल कह सकते हैं। बच्चों, अब देखिए, कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सके। दूसरा, नियंत्रण कक्ष, सेनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सब का मिला जुला रूप ही ये मॉड्यूल होता है, जिसको क्या कहते हैं, कमांड मॉड्यूल। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं, अर्थात अलग कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 टन मीटर खाली स्थान था, जहां की तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय इसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार, मल के निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं, यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यह कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अगला पैराग्राफ, अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। इसमें क्या होता है, देखिए, ये औसत आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दागकर ही ऐसा किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 के कल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्राणोदक था, जिसमें 450 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी तथा चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम करने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्र तल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और इसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया जाता है। अगला पैराग्राफ है बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए।
चंद्र तल पर इन दोनों यात्रियों ने पांव के ऐसे निशान छोड़े जैसे किसी हल चलन खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान नहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसे कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दाग कर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं ले आए जो मानव जाति के लिए घातक हो, हानिकारक हो। इन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चंद्र चट्टानों के नमूनों को अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए बच्चों अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोजने में काफी सहायता मिलेगी। ये पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी परिधि में बनकर नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और उसकी जिज्ञासा जब किसी का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो और कुछ दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की वो इच्छा व्यक्त करता है। अब बच्चों इसमें आइए सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अंतरिक्ष यानी शून्य आकाश, निष्क्रिय क्रिया रहित, अनुकृति नकल, दूसरे सने हुए, अनुसंधान खोज। परिधि माने घेरा, आकार, शक्ल, पद पहाड़, पैरों पर आघात। खूबसूरत सुंदर प्रक्षेपण, रॉकेट की सहायता से किसी यान को अंतरिक्ष में पहुंचाना। निष्कासन निकालना, विचरण, घूमना। अब देखिए जैसे 10th क्लास में व्याख्या वैसे नहीं आती है, इसमें पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ के नीचे 3 प्रश्न होते हैं और उन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ से छांट करके आपको लिखने होते हैं। वो पहला है, मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग खतरे थे, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूल दूसरी तंछी सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों वर्ष से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के स्थलों ने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। अब देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप संकेत डालेंगे क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं, बीच में अथवा लगा होता है तो आपको उसमें से एक हल करना होता है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ और लेखक का नाम भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं या संदर्भ डाल करके पूरा लिख सकते हैं। तो अच्छा ये होगा आप संदर्भ डालकर लिखें। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित
पानी में चंदा और चांद पर आदमी शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती है। आपको इतना लिखना है, इतना लिखने पर आपको 2 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देख लें। लेखक कहता है कि चांद अपने सौंदर्य से मनुष्य को सदा के लिए आकर्षित करता रहा है। शुरुआत से चांद की सुंदरता किसे अच्छी नहीं होती, किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। मनुष्य भी चांद के विषय में अनेक कल्पनाएं संजोता रहा है। ऐसा कुछ अति प्राचीन काल से करता आया। पृथ्वी के लोग चांद के प्रति तरह तरह के अंधविश्वास पालते रहे। इसका खंडन उस समय संभव हुआ जब अमेरिका निर्मित चंद्रयान को सफलता मिली। जब अमेरिका निर्मित चंद्रयान को सफलता मिली और सफलतापूर्वक उतरने पर मनुष्य ने वहां कदम बढ़ाए। मनुष्य के कदम चंद्र तल पर पड़ते ही चंद्रमा से संबंधित अंधविश्वासपूर्ण मान्यताएं और निराधार कल्पनाएं जो है वो खंडित हो गई। कवि ने अपनी कविताओं में चंद्रमा के विषय में नाना प्रकार की सुंदर कल्पनाएं की थी, पर अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र तल को ऊबड़ खाबड़, कुरूप तथा जीवनहीन करार दे दिया। अब यह तथ्य जानने के बाद यदि कोई कवि किसी सुंदरी को चंद्रमुखी कहेगा तो ऐसा अपने कानों से सुनना अब कोई पसंद नहीं करेगा। अब बच्चों अगला प्रश्न आता है, चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा, अथवा मानव के चंद्रमा पर उतरने का क्या भाव प्रतिध्वनित हुआ। इसका उत्तर देखिए। परंतु अब चंद्रमा के कुरूप और जीवनहीन सिद्ध हो जाने पर किसी भी सुंदरी को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर नहीं लगेगा। मनुष्य चंद्रमा के सौंदर्य से आदिकाल से आकर्षित होता रहा है। उसने चंद्रमा के विषय में अनेक कल्पनाएं पाल रखी थी, परंतु चंद्र तल पर मानव के कदम पड़ने के बाद इन कल्पनाओं और अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ, क्योंकि उसने चांद को ऊबड़ खाबड़, सतह वाला और जीवन के अयोग्य माना। बच्चों इन प्रश्नों को होमवर्क की कॉपी में आप करिएगा, ठीक है। अगला पैराग्राफ करें। हेलो स्टूडेंट, आज हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में गोला स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल फिगर होता है। माना गोले की त्रिज्या, कैपिटल आर, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यदि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो गोले का आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब आइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आइए अर्धगोला। अर्धगोला हेमिस्फीयर, अर्धगोला कैसा होगा,
त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब होगा। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब निकालना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस ये आधार कैसा है? वृत्ताकार। वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहां से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। अब आइए प्रश्न देखते हैं। 3 धातु के गोले की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। प्राप्त गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 धातु के गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। प्राप्त गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इस दशा में क्या होगा? नए गोले का आयतन बराबर 3 छोटे छोटे गोलों का आयतन। आयतन समान रहेगा। माना प्राप्त गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। प्राप्त गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है। गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर तथा R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। इन तीनों धातु के छोटे छोटे गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया है। इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या होगा? पिघलाकर बने नए गोले का आयतन, पिघलाकर बने नए गोले का आयतन बराबर 3 गोलों का आयतन। दोनों के आयतन क्या रहेंगे? समान रहेंगे। हम जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पिघलाकर बने नए गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 3 गोलों का आयतन, पहले गोले की त्रिज्या है R1, दूसरे गोले की त्रिज्या है R2, तीसरे गोले की त्रिज्या है R3। तो पहले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3, दूसरे गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस तीसरे गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R3 क्यूब। अब हम क्या करेंगे? 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में आपका बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगा। R क्यूब बराबर, अब R1, R2, R3 की वैल्यू पुट करेंगे। R1 का मान है 6 का क्यूब प्लस R2 का मान है 8 का क्यूब होगा प्लस R3 का मान है 10 का क्यूब होगा। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा? R क्यूब बराबर 6 का क्यूब क्या होगा? 216 होगा। 8 का क्यूब क्या आएगा? 512 आएगा। और 10 का क्यूब क्या आएगा? 1000। तीनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 1728 प्राप्त होगा। अब देखिए इसके बाद
आर क्यूब बराबर क्या है 1728 है। दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर जब हम दोनों पक्षों में घनमूल लेंगे तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, r बराबर घनमूल 1728, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो r बराबर क्या आएगा, घनमूल 12 गुणे 12 गुणे 12। घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं और एक बाहर आता है, तो पिघलाकर बने नए गोले की त्रिज्या हमें क्या मिल गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलौने एक गोलार्ध पर बने एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या के बराबर है। शंक्वाकार भाग का व्यास 7 सेंटीमीटर है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। खिलौना बना कैसा है, गोलार्ध के ऊपर एक शंकु के आकार का है। आधार कैसा है, गोलार्ध है, गोलार्ध के ऊपर एक शंकु के आकार का है। तो खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, गोलार्ध का आयतन प्लस शंकु का आयतन। खिलौने की कुल ऊंचाई दी गई है 14.5 सेंटीमीटर। खिलौने की कुल ऊंचाई दी गई है 14.5 सेंटीमीटर। गोलार्ध का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। व्यास बराबर है 7 सेंटीमीटर। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। 2r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो r बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, यानी r बराबर हमें मिल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। गोलार्ध और शंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या क्या मिल गई, 3.5 सेंटीमीटर। गोलार्ध के ऊपर शंकु अध्यारोपित है, इसका मतलब है दोनों के आधार क्या होंगे, समान होंगे, दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, समान होंगी। अब इसके बाद देखिए ठोस की कुल ऊंचाई दी गई है 14.5। ये गोलार्ध की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठोस की कुल ऊंचाई दी गई है 14.5 सेंटीमीटर। तो यहां से हम शंक्वाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ठोस की कुल ऊंचाई 14.5 माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। अर्धगोले की ऊंचाई क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई होगी 3.5। 14.5 माइनस 3.5 ये आ गया 11 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, h बराबर 11 सेंटीमीटर। स्मॉल h है क्या, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। अब निकालना है हमें खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, खिलौना किससे किससे मिलकर बना है, देखिए खिलौना अर्धगोले के ऊपर शंकु से अध्यारोपित है। अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है। तो खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दोनों के आयतनों को अगर हम जोड़ देंगे तो खिलौने का आयतन प्राप्त हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हमें मिल जाएगा खिलौने का आयतन। हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r क्यूब, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां से देखिए कॉमन लेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर, तो क्या बचेगा, यहां पर देखिए 2 बचेगा। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां पर r बचेगा प्लस यहां पर क्या बचेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, h। अब आइए मान रखते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान क्या है, r का मान है 7/2। 3.5 या 7/2 कुछ भी रख सकते हैं।
7/2 का वर्ग 2 गुणे r का मान है 7/2 प्लस h का मान क्या है? h का मान है 11। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h बराबर है 11। अब अगले स्टेप में देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7/2 का वर्ग है 7/2 गुणे 7/2 7 प्लस 11। अब देखिए 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा 11 गुणे 7 बटे 3 दूनी 6 और 11 प्लस 7 क्या होगा? 18। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। आयतन V बराबर 11 गुणे 7/6 गुणे क्या है? 18। 6 से भाग देंगे 18 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 11 7 77 गुणे 3 77 गुणे 3 करेंगे 3 7 21 हासिल 2 3 7 21 और 2 23 231 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें खिलौने का आयतन प्राप्त हो गया 231 घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो घन की भुजा होगी। दिया है घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में हमें घन की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा? घन की भुजा होगा। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो यहां से हमें अर्धगोले का अधिकतम व्यास मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमने अर्धगोले की त्रिज्या निकाली। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है तो यहां से r बराबर आ जाएगा 7/2 r बराबर आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या हमें मिली। हमें निकालना क्या है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए फार्मूला देखते हैं क्या बनेगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ठोस में हमें क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले घनाकार ब्लॉक है, घन है, ऊपर क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घनाकार ब्लॉक का क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखिए अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो घनाकार ब्लॉक का क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। लेकिन जो अर्धगोला है जब हम घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो कितना एरिया कवर करेगा? आधार का क्षेत्रफल। जितना इसका आधार होगा इतना एरिया क्या करेगा? ये कवर करेगा। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा। मान रखिए 6। घन की भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, इसको a मान लीजिए। घन की भुजा दिया गया है a बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा पाई आर
स्क्वायर। 6 गुणे 7 का वर्ग क्या आएगा 49 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान है 7/2 का वर्ग। 49 गुणे 6 करेंगे क्या आएगा 294 आएगा, प्लस 22/7 गुणे 7/2 का वर्ग है 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से भाग देंगे 22 में 11 बार जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 294 प्लस 11 गुणे 7/2। 294 प्लस 11 गुणे 7 77/2। 77/2 क्या आएगा 2 से भाग देंगे 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। अब देखिए 38.5 जोड़ेंगे 294 में तो क्या आएगा 0.5 आएगा। 8 4 12 की 2 हाथ से 1, 9 3 12 और 1 13 की 3 हाथ से 1, 2 और 1 3, तो ये आ गया 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। 332.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या आया, इस प्रकार बने ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों। Good afternoon. Myself Saleh, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the topic is Chumkattu and Chumki Bal. Chapter is magnetic effect of current. Today I will teach you Chumkattu, magnetic. चुंबकत्व क्या होता है? आपने चुंबक पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी। चुंबकीय बल रेखाएं जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आपको इंटर में जाकर के इन्हीं को बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व और चुंबकीय बल डेफिनेशन लगभग में एक है, बस आपको समझना है कि क्या होता है। आपको मैंने क्या बताया, जो चुंबक होता है, चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस चुंबकीय क्षेत्र को हम नहीं देख सकते। ये देखा जा सकता है नहीं, किसी चुंबक को आप देखते हो क्या चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है? नहीं। लेकिन उससे एक पेपर पे और स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए हम कुछ काल्पनिक रेखाएं का यूज करते हैं जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। आज के टॉपिक पे है चुंबकत्व। किसी चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व एक गुण है, कोई पदार्थ होगा जो चुंबक का गुण रखता है। चुंबक का गुण होता क्या है? चुंबक का एक ही गुण है जो वो चुंबकीय पदार्थ और लौह पदार्थ पर एक बल लगाता है। वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी। ये असंपर्क बल होता है। क्या होता है? असंपर्क बल, जो बिना कांटेक्ट के अप्लाई हो सकता है। ऐसे मैजिक, जैसे आपने देखा होगा मैजिक दूर से ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया, दूर से किसी चीज को ऐसे दूर कर दिया बिना टच किए हुए। आप उसमें एक मैजिक देख सकते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? वो चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। पर टॉपिक पे आते हैं, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है चुंबकत्व क्या होगा, तो उसको बताने का तरीका है किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में, जब चुंबक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस क्षेत्र में एक बल लगेगा। वो आकर्षण भी होगा, वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र पर लौह पदार्थ है या चुंबकीय पदार्थ है। अगर वो आकर्षित हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, तो एक तरीके से चुंबक द्वारा बल लग रहा है। इसी गुण को या इसी क्वालिटी को हम चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहते हैं। बट नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय बल। अब चुंबकीय बल क्या है? सिंपल सा, किसी चुंबक द्वारा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। लेट अस कंसीडर ए मैग्नेट, दिस इज ए मैग्नेट एंड इसके चारों ओर क्या है? हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने एक सर्किल से आपको डिस्क्राइब किया है। इस सर्किल पर अगर हम कोई मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा आयरन पार्टिकल है। क्या है? आयरन पार्टिकल। और यही आयरन पार्टिकल इस सर्किल से बाहर है। तो बताइए क्या ये इस पर बल अप्लाई करेगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि इस मैग्नेट की जो कवरिंग एरिया है उस एरिया से क्या है बाहर है, इस पर बल क्या होगा नहीं होगा। बट अगर उस एरिया के अंदर कोई आयरन पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर एक बल अप्लाई होगा और उसको वो आकर्षित करेगा, क्योंकि आयरन पार्टिकल से मैग्नेट हमेशा आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इस पे जो ये बल लगा रहा है अट्रैक्शन का, इसको अपनी ओर तेजी से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो जो ये बल लगाने का गुण है इसे हम बोलते हैं चुंबकत्व। और जो ये बल लगाया गया है वो चुंबक के द्वारा लगाया गया है, इसलिए इसे चुंबकीय बल कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। आप क्या होगा, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगाए गए बल को, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में लगाए गए बल को चुंबकीय बल कहते हैं। और चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व बताता हूं, किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाने के गुण को, बल लगाने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। और जो बल लगाया जाता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, जैसा कि आप एक डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख सकते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्स्टेड का प्रयोग। जैसा कि आपने चुंबकत्व पढ़ लिया, चुंबकीय बल पढ़ लिया, अब आते हैं ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या होता है, अब मेनली यहां से स्टार्ट होता है जो चैप्टर का नियम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन अभी तक हमने सिर्फ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की एप्लीकेशन पढ़ी है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे करंट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। किसी भी कंडक्टर पर करंट को फ्लो करके उस पे करंट को फ्लो करें और फ्लो करने के बाद उसे धारावाहिक बनाने के बाद उसे टेम्परेरी मैग्नेट बनाते हैं, अस्थायी चुंबक। मींस जब तक उसमें करंट फ्लो होगा तब तक वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जैसे ही हम करंट को फ्लो करना बंद करेंगे वैसे ही उसके अंदर से मैग्नेट के गुण क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। इसके बाद मैं और बताता हूं, जैसे जैसे आप मैग्नेट में जैसे जैसे आप कंडक्टर में करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, करंट की वैल्यू बढ़ने से उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। और जैसे जैसे करंट की वैल्यू आप कम करोगे उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज क्या होंगी, कम होती जाएंगी। और जैसे ही करंट का फ्लो बंद कर दोगे वो पूरी तरीके से चुंबक के गुण खो देगा, इस तरह से नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। अब टॉपिक पे आते हैं हम ऑर्स्टेड का प्रयोग। ऑर्स्टेड ने ही प्रूव किया था कि हम करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। अब इनके प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, अगर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जिससे हमें एक बहुत अच्छी चीज प्रूव हुई, वो हमारी लाइफ में यूज हो रही है आधुनिक युग में, विद्युत मोटर, जिसे हम फैन में भी यूज करते हैं, मोटर में, फ्रीजर में, मिक्सी में, काफी चीजों में यूज किया जाता है। जैसे कि टॉपिक आता है क्या कि अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्स्टेड का प्रयोग, ऑर्स्टेड का प्रयोग अब बताते हैं। इसमें उन्होंने एक कंडक्टर लिया, क्या लिया, कंडक्टर। इसे हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए एंड बी। अब इस कंडक्टर को एक सेल से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट फ्लो करना है। तो टॉपिक पे आते हैं, हमने लेट कर लिया, हमारे पास एक सेल है, सेल का सिंबल जानते हो ना, एक स्टिक बड़ी और एक स्टिक छोटी। जो बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी होती है वो नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव। अब इसे हमें इस सेल से ज्वाइन करना है, तो सेल से ज्वाइन करने के लिए वायर के थ्रू इसको हम कनेक्ट करते हैं। इस पे कनेक्ट करने के बाद इस पे एक स्विच लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्विच। अब स्विच लगाने के बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो करंट का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होने लगता है, प्लस टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट फ्लो होने लगता है। अब जैसे ही इस कंडक्टर कितना था हमारे पास, ए से बी तक ये हमारे पास क्या था, कंडक्टर था। इस कंडक्टर में हम जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं देख नहीं सकता हूँ, आपने बताया मैग्नेटिक फील्ड को देख नहीं सकते। मैग्नेटिक फील्ड में हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं होती है, वो काल्पनिक होती है, उन्हें भी नहीं देखा सकता है। तो हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि इस वायर में, जो ये हमारे पास वायर है, इसमें करंट फ्लो होने के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, देख के तो बता सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इसी चैप्टर में कंपास पढ़ाया है, दिक्सूचक। इस चैप्टर में कंपास का इसीलिए यूज करते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड कंफर्म हो सके कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है और कहां पर नहीं है। तो हम कंपास का यूज करते हैं। तो जैसे इसमें
तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक कंपास है, इस कंपास में एक मैग्नेटिक नीडल है जो अपने सेंटर पर मूव करने के लिए क्या होती है, फ्री होती है। अगर ये नीडल मैग्नेट की है तो ये अगर मैग्नेट है मतलब कि ये जो सुई है इसके अंदर इसकी दो साइड है, हेड कितने हैं, दो, एक हेड क्या है नॉर्थ, दूसरा क्या है साउथ, और ये अपने मिड पॉइंट पर रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री होती है। आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि नॉर्थ और नॉर्थ प्रतिकर्षित करता है, साउथ और साउथ प्रतिकर्षित करता है, और नॉर्थ और साउथ आकर्षित करता है। तो ये क्वालिटीज होती है। अगर ये मैग्नेट बन रहा होगा तो इसको यहाँ पर ले जाने पर इसकी कोई ना कोई एक साइड प्रतिकर्षित हो रही होगी, कोई ना कोई एक साइड क्या हो रही है, आकर्षित। अगर ये मैग्नेट नहीं होगा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में जब कंपास को इस वायर के पास ले गए तो पास ले आने पर क्या हुआ, लेट कर लेते हैं कि उन्होंने देखा कि निडल का जो विच्छेद था वो किस तरीके से हो गया, साउथ नीचे की ओर आ गया और नॉर्थ ऊपर की ओर आ गया। तो मतलब एक तरह से देखना मिल रहा है कि साउथ को ये अट्रैक्ट कर रही है, नॉर्थ को रिपेल कर रही है। इसका मतलब ये साइड इसका क्या होगा, नॉर्थ होगा, और ये साइड क्या होगा, साउथ। इस नॉर्थ ने इस साउथ को अपनी ओर क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद फिर चेक किया, उन्होंने यहां से करंट के फ्लो को ऑफ कर दिया। क्या कर दिया, ऑफ मींस हमने कट कर दिया। तो जैसे ही कट करोगे तो इसमें करंट की वैल्यू होगी नहीं, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हमारे कंपास में कोई विक्षेप होगा या उसकी सुई में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा। ना वो आकर्षित होगी ना वो प्रतिकर्षित होगी, वो सिर्फ क्षैतिज दिशा में रहेगी। क्लियर? तो इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि हम करंट से भी किसी कंडक्टर को मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यही तो था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऑस्टेड के प्रयोग को आप देख सकते हैं। ऑस्टेड एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसी धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग दिया, और प्रयोग है निम्नलिखित है। ऑस्टेड का प्रयोग, ऑस्टेड के प्रयोग में एक चालक तार एबी लेते हैं, चालक तार एबी के दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, और जैसे ही बैटरी के स्विच को ऑन करते हैं तो इस चालक तार एबी में करंट का फ्लो होने लगता है। जैसे ही करंट का फ्लो होता है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को कंफर्म करने के लिए उन्होंने कंपास को उस वायर के पास ले गए। जैसे ही कंपास को उस वायर के पास ले गए तो उन्होंने देखा कि निडल का एक साइड वायर को अट्रैक्ट हो रहा है और एक साइड क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मतलब कि करंट से इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। फिर उन्होंने चेक किया, करंट का फ्लो ऑफ कर दिया। जैसे ही करंट को यहां से स्विच को ऑफ किया तो ऑफ करने से यहां पर करंट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। मींस कंडक्टर में कोई भी करंट नहीं होगा। फिर वो कंपास लेकर आए तो वहां पर कोई विक्षेप नहीं हुआ। इससे प्रूव हुआ कि जब भी हम किसी धारावाही चालक में देखते हैं तो उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट व उसकी स्ट्रेंथ उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंड करती है, वो कितना होगी। अगर करंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। Morning class. Today we understand what is shorting, and in last term you understand the bubble short. लास्ट टर्म में आपने देखा था कि बबल शॉट क्या होता है। आज हम लोग क्या है, आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन शॉट क्या होता है। तो सिलेक्शन शॉट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखें, एक हम लोग एरे ले लें। एरे का साइज हम लोग कुछ भी डिनोट कर देते हैं। एरे का साइज हम लोग 5 ले लेते हैं और इसके अंदर एलिमेंट डाल लेते हैं हम लोग 2 1 3 5 4। ये एरे के एलिमेंट्स हैं। अगर इनको लोकेशंस पे डालें तो ग्राफिकली कैसे इनको रिप्रेजेंट करेंगे।
देखिए इसमें ये पहली पोजीशन जो होगी इसको बोलेंगे ARR0, फिर ये ARR1, ARR2, ARR3 और ये एरे की ARR4। ये एरे की पोजीशंस हो गई जहां पर हम लोग एलिमेंट स्टोर करते हैं। देखिए एलिमेंट्स आपके ये हैं, सारे एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं। तो ये लोकेशन है अगर तो 200, 2, 4, 6, 8, ये 200, ये 202, 204, 206, 208 ये पोजीशन जो कि इंटीजर 2 बाइट लेता है। तो ये आपकी पोजीशंस हो गई 200, 202, 4, 6 और 8। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट में वर्क कैसे होता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में कोई भी वर्क करना होता है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर पहले इंडेक्स नंबर पे कौन सा है 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडेक्स एलिमेंट है। ये हमारा क्या है, इंडेक्स एलिमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है 1। अगर हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं और चेक कराएं कि वो नेक्स्ट एलिमेंट अगर हमारा मिन है, अगर मिन है तो ये क्या करेगा, स्वैप करेगा। तो स्वैप करेगा तो क्या मतलब है स्वैप करने का, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग होगी और स्वैपिंग इस तरह से आपकी यहाँ पर परफॉर्म होगी। तो स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये 5, ये 4। तो ये आपका इस तरह से एडजस्ट हो गया। उसके बाद इस टर्म से देखेंगे और ये हमारा नेक्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट टर्म को चेक कराएगा, देखेगा, लेकिन ये पहले से ही बड़ा है तो कोई भी स्वैप नहीं होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम लोगों का इंडेक्स एलिमेंट जो होगा वो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा इंडेक्स एलिमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा इंडेक्स एलिमेंट है 3 को 5 से चेक किया, 3 जो है वो मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। यार कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, पहले से ही जे में मिनिमम है, कोई भी इसमें स्वैपिंग नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म पे आपका 1, 2, 3, इस बार इंडेक्स एलिमेंट है आपका 5 को चेक कराया 4 से, बिल्कुल ये बड़ा है और वो छोटा है। तो मिनिमम एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये एलिमेंट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से क्या होगा, आपका पूरा एरे जो है ये आपका एरे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्टिंग का मीन्स आपको पता ही है, टू अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज शॉर्टिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना ही शॉर्टिंग कहलाता है। और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा देखिए इंटीजर टाइप के हमारे पास वेरिएबल्स हैं i, j जिनका यूज हमें लूप में करना है। एक मिन है जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू स्टोर करानी है और अगला है हमारा टेम्परेरी वेरिएबल जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्प। उसके बाद देखिए फॉर लूप है। फॉर लूप जो होता है ये आपका सी प्रोग्रामिंग में बहुत प्रयोग किया जाता है। तो फॉर लूप में क्या क्या होता है, i = 0, i ≤ n-1 और i++ और min = i, यानी मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो i में है, i इंडेक्स पोजीशन है। उसके बाद j = i+1, यानी जो अगली पोजीशन के एलिमेंट है उससे वाला एलिमेंट को ये चेक करा रहा है और तब तक कराएगा जब तक n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। और हर बार क्या करेगा, j++ करेगा। क्या करेगा, हर बार j++ करेगा। उसके बाद j++ करने के बाद ये चेक कराएगा कि a की j पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो मिनिमम है कि नहीं। अगर वो मिनिमम नहीं है, अगर वो मिनिमम है तो min = j हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसकी स्वैपिंग हो जाएगी। अगर मिनिमम नहीं है तो स्वैपिंग होगी, अगर मिनिमम है तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी सिलेक्शन सॉर्ट में एक एलिमेंट जो है वो स्वैप होता चला जाएगा। सबसे पहले ये लूप चलेगा हमारा i = 0 के लिए, i = 0 के लिए n-1। यहाँ पे n क्या है, यहाँ n क्या है, n देखिए ये n है यहाँ पर
5 और इंडेक्स पोजीशन होती है n-1, यानी इंडेक्स पोजीशन है 4। ये है हमारी इंडेक्स पोजीशन, ये हमारी है इंडेक्स पोजीशन। तो इंडेक्स पोजीशन क्या होती है? n-1, मतलब ये होती है हमारी 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ अंदर है i+1, i में पहली बार 0 है तो 0 + 1 यानी 1, 1 5 से कम है, लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, j++, ठीक है। फिर वो अगली बार आएगा यहाँ पे, जब तक मिनिमम एलिमेंट हमें नहीं मिल जाएगा तब तक ये लूप बार बार चेक कराएगा। जैसे ही मिनिमम हमारा एलिमेंट हमें मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा, चेक कराएगा। अगर मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे है तो कोई बात नहीं, अगर ये कंडीशंस फुलफिल कर रही है, अगर ये फुलफिल कर रही है तो यहाँ पर क्या होगा? स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग होने के बाद वो एलिमेंट एडजस्ट हो जाए, जैसे यहाँ स्वैपिंग हो रही है, यहाँ पे क्या एलिमेंट है? बड़ा है, 1 छोटा है, तो जो 1 होगा वो 2 की जगह आ जाएगा और 2 जो होगा वो 1 की जगह चला जाएगा। यहाँ पे 2 जो है वो इंडेक्स एलिमेंट है। इस तरह से क्या होगा? पूरा एरे एक एक करके स्वैप होता जाएगा। एक एग्जांपल और आप देख लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें जो है हम बताई गई हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए, अगर हम कोई दूसरा एरे ले लेते हैं इसमें तो कैसे वर्क करेगा? ये देख लीजिए आप, ये एक एरे है जिसका प्रकार इंटीजर है और नाम इसका a है और साइज इसका 5 है। ये इंडेक्स पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, ये इंडेक्स पोजीशन इसकी एरे की। तो ये कैसे यहाँ पर वर्क करेगा, इसको ग्राफिकली समझते हैं हम लोग। कैसे वर्क करेगा? ये 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। इंडेक्स एलिमेंट हमारा क्या है? ये। पहले यहाँ चेक करेगा मिनिमम एलिमेंट है, नहीं है, फिर ये आगे जाएगा, इसको चेक करेगा, फिर आगे जाएगा, इसको चेक करेगा, फिर आगे जाएगा, इसको चेक करेगा। पता चल गया ये मिनिमम एलिमेंट है। मिनिमम एलिमेंट को स्वैप करेगा, मिनिमम एलिमेंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और ये कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ पे चला जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 1, 4, 3, 2, 5, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए, फिर अगली बार मिनिमम एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा, ये इससे चेक कराएगा, ये यहाँ पे चेक होगा, पहली बार में पता चलेगा ये मिनिमम एलिमेंट नहीं है। फिर इससे चेक कराएगा, ये भी मिनिमम एलिमेंट नहीं है। मिनिमम एलिमेंट नहीं है तो जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। मिनिमम एलिमेंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या होगा? ये आपका इस तरह से 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए ये क्या हो? स्वैप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, ये मिनिमम एलिमेंट चेक कराता है इंडेक्स पोजीशन से, और जैसे जैसे आपकी इंडेक्स पोजीशन बढ़ती है और वैसे वैसे हमारा ये एरे शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एरे की शॉर्टिंग को समझ सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे हम लोग एरे की शॉर्टिंग करते हैं। तो शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? शॉर्टिंग का मतलब होता है एरे को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से यहाँ पर ये हमारी शॉर्टिंग परफॉर्म होती है, जिसे हम सिलेक्शन सॉर्ट कहते हैं, और इस तरह से हमारा ये कोड यहाँ पर रन करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से आगे एक नया कॉन्सेप्ट है सर्चिंग। सर्चिंग में क्या होता है? सर्चिंग में क्या होता है? सर्चिंग में क्या होता है, कोई एक एरे ले लेते हैं, जैसे एक एरे ले लिया, इसमें एलिमेंट ले लिया हमने, इसमें एलिमेंट ले 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 और यहाँ 11, यहाँ 12। देखिए ये एक एरे है, ये एरे जो है वो इंटीजर टाइप का एरे है।
इसका नाम है, ये है इसका डेटा टाइप या रिटर्न टाइप, ये है एरे नेम और ये है आपका एरे साइज, ये आपका है। और ये आपके एरे की पोजीशन है A0, A1, A2, A3, A4, इसी तरह से A9। तो ये इस तरह से पोजीशंस दी हुई हैं। यहाँ पर हमें ये सर्चिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें सर्च करना है। अगर हमने यहाँ लिख दिया कि हमें सर्च करना है 11 यहाँ पे एलिमेंट है कि नहीं, तो अगर एलिमेंट होगा तो सर्चिंग में आएगा यस द एलिमेंट इज फाउंड %d, उसकी हम लोग वैल्यू प्रिंट कराएंगे और पोजीशन प्रिंट कराएंगे। तो इस तरह से सर्चिंग में क्या होता है, सर्चिंग के कॉन्सेप्ट में होता है किसी भी एरे में किसी भी एलिमेंट को सर्च करना। तो इस सर्चिंग को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। फिर दूसरी सर्चिंग होती है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एरे को 2 भागों में तोड़ा जाता है, इसमें मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 करके हम लोग वहाँ पर सर्च करते हैं, जो आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए आपके लिए इतना ही।